अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जायज़ा का होस्ट नेमतुल्लाह बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी अदीबों और शायरों के हवाले से जो एक सिलसिला पेश किया करते हैं। हमारी आज की मेहमान है फातिमा ज़हरा जबी। फातिमा ज़हरा जबी कराची से ताल्लुक़ रखती है और यहाँ से उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया। अफसाना निगारी में यदतूला रखती है। इसके अलावा उन्होंने नावलेट और नसरी नज़्म में भी अपना एक मकाम पैदा किया। आज हमारी मेहमान है फातिमा ज़हरा जबी। फातिमा ज़हरा जबी को हम खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में, और हम इस का इक़रार करते हैं कि हमारे यहाँ आने वाली ख़वातीन में आप पहली खातून हैं जो कि पाकिस्तान में सहाफ़त का आगाज़ करके फिर उसके बाद जो ना अपने दीगर शोबों में आपने जो ना नुमाया नाम कमाया है। तो मेरे आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने हमअसरों के हवाले से बताइए कि आपको जब आपने पहली मर्तबा एक तहरीर लिखी और आप अखबार में उसके सफ़ाए ख़वातीन की ज़ीनत बनी, तो क्या आपके हमअसरों का क्या रद्द अमल था, आपकी फैमिली का क्या रद्द अमल था? बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया। पाकिस्तानी नाजरीन और आलमी नाजरीन भी जो है उनको मेरा सलाम हो। जहाँ तक पहली बार अशारत की आपने बात की है, तो मेरे वालिदैन डॉक्टर थे और ये जरासीम तो मुझे ननियाल से मिले। अम्मी अलीगढ़ से पढ़ी हुई थी, बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छी नसब निगार थी। मेरे नाना और नानी भी थे, लेकिन मेरे वालिद को ये पसंद नहीं था कि हम लोग इस फील्ड में आएँ और हम लिखें। तो जब पहली तहरीर शाया हुई 1975 में ख़वातीन के पेश रोज़नामा जंग में, तो वो ख़वातीन का आलमी साल था और उसका इख्तिताम पर था। तो ऐसे ही मैं अम्मी से सुनते रहते थे, बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का गालिब का शेर था, तो वो ज़रा बात किया और इतनी पूरा साल ख़वातीन के आलमी साल के बारे में हम पढ़ते रहे। तो बस ऐसी एक चुलबुली सी तहरीर लिख दी उसमें कि इसी हवाले से, छोटी सी थी, वो भेजी मैंने। सुल्ताना महर साहिबा उसकी एडिटर थी, उन्होंने शाया भी कर दिया उससे। अब वालिद साहब पहुँचे स्कूल लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि लाहौर से ख़त आया हुआ है तुम्हारा, किसको ख़त लिखा था? तो मैंने कहा कि मैंने तो आज तक किसी को ख़त नहीं लिखा। और डर गई, फिर फ़ौरन मुझे ख्याल है, उनका डैडी कुछ अखबार में शाया हुआ है क्या? कहने लगे कि हाँ, इस तरह मजमून शाया हुआ है। तो मैंने कहा मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप ये काम करें, ये पढ़ाई का वक्त है, आप अपनी तवज्जो पूरी पढ़ाई पर रखिए, आपको डॉक्टर बनना है। तो बड़े उनसे प्रॉमिसेस वगैरह किए कि भाई अब हम पढ़ाई को इसको इक्वल वो करेंगे, पढ़ाई मुकद्दम है, तहरीर जो है, लिखना जो होगा, शौक होगा। तो बहरहाल उसको मेंटेन किया। उनका ये ख्याल था कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आके अनाउंस कर दिया कि डॉक्टर नहीं बनना है, सहाफ़त में ही मास्टर्स करना है। तो बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिली उसकी। फिर हमने अपना साइंस से आर्ट्स में गए और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से सहाफ़त में। और शादी हो चुकी थी, शादी के बाद तालीम मुकम्मल हुई। फिर उसके बाद अबू धाबी चले गए। फिर सिलसिले चलते रहे लिखने लिखाने के। कनाडा जाके 10 साल का गैप आ गया था, नहीं लिखा मैंने। दोबारा एंट्री हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके साथ में कुछ नसरी नज़में, जिन्हें मैं नसर पारे कहा करती हूँ, लेकिन सतिया पालानी साहब और नज़म वो शोरा जो है वो कहते नहीं, आप इन्हें नज़में कहें क्योंकि ये आपकी मुकम्मल नज़में हैं और शायरी है ये पूरी। लेकिन हौसला नहीं पड़ता अपने आप को शायरों में शुमार करूँ, लेकिन क्यों मैं हूँ मैं शायरों की, कभी कभार गज़लें भी हो जाती हैं। तो सिलसिला चल रहा है। तो आपने अफसाना निगारी और नस्र के हवाले से किसी से इस्लाह ली या बराह रास्त बस लिखना शुरू कर दिया और उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी, बराह रास्त लिखना शुरू किया, इस्लाह का वक्त मौका ही नहीं मिला। लेकिन गज़ल
शोबा नहीं है, लेकिन बाकी कहीं पे मैंने इस्लाह नहीं ली, खुद ही लिखा। और मैं ये समझती हूँ कि मेरे मुताले से ज़्यादा मेरी वोकैबुलरी है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है मेरे लिए। तो चल रही है अभी तक गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि नए लिखने वाले हों, हमारे हमअसर हो, साथी जो भी हैं, कि मुतालिया जो है एक कलीदी रोल अदा करता है। जब तक आप अपने हमअसरों को या सीनियर को, पुराने शोरा को, असातिज़ा को नसर हो, नज़्म हो, गज़ल हो, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके तख़य्युल को महमीज़ नहीं हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि अफसाना निगारी में इर्तिकाज़ ख्याल बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी, बिल्कुल। और अगर किरदार उलझ जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, बेतहाशा तकलीफ होती है। मसला तो ये है कि देखिए अफसाना निगारी में तो ये है कि अब आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपके पास में एक आर्किटेक्चर का पूरा सिस्टम होता है कि यहाँ पे पिलर लगेगा, यहाँ रूम बनेगा, यहाँ किचन होगा, लिविंग रूम है, उसको आप मतलब कि विजुलाइज करते हैं पूरा। इसी तरह अफसाना निगारी में भी आपका बुनियादी ख्याल का होना बहुत ज़रूरी है, बेस का होना ज़रूरी है। पिलर्स हैं, पिलर्स के बाद जो दीवारें हैं, फिर कैरेक्टर्स आते हैं उसमें। जहाँ कहीं भी किरदार उलझा पूरी कहानी ख़राब हो जाती है। वो बेस सारी यानी कि आपकी बुनियाद अच्छी नहीं पड़ी, बिल्डिंग तो धड़ाम से नीचे आएगी। तो मैं ख़ास तौर पे इन बातों का बहुत ख्याल रखती हूँ अफसाना लिखते हुए। कभी ऐसा आपने महसूस किया कि कहीं आप जो किरदार निगारी में उलझ के रह गई हैं और आपका जो मरकज़ी ख्याल है वो तकमील को नहीं पहुंच रहा? अब है रिसेंटली मेरे 3 अफसाने हैं जो अधूरे हैं, मेरा मरकज़ी ख्याल तकमील को नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि मैंने जब पाकिस्तान छोड़ा तो मैं वहीं पे ठहरी हुई हूँ। मेरे जो तसव्वुर था या मेरा फिज़िकली और रूहानी दोनों तौर पे मैं उसी दौर में 1984 में ही हूँ, उससे आगे निकल नहीं पा रही हूँ। और वो कहानी मेरी 3 कहानी हैं जो ठहर गई हैं। तो अभी जब हम यहाँ आए और कभी मुझे मौका नहीं मिलता था, जब मैं पहले आती थी मैं बताती भी नहीं थी लोगों को कि मैं आई हूँ, और अब की बार के पता भी चला तो मिलने मिलाने के सिलसिले भी हुए। तो मैंने अपने जो मेरे बेटर हाफ हैं अनवार अली साहब, मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे लियाकताबाद ले जाएं, मुझे जाना है। तो सारी फैमिली हैरान, 2 दफ़ा तो रोक दिया। मैंने कहा मुझे रिक्शे पे जाना है और गाड़ी में नहीं जाना है बिल्कुल, तो मैं देखना चाहती हूँ, एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे किरदार जो हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उलझ गए हैं। मुझे अब उनकी बॉडी लैंग्वेज बयान करने में मुश्किल हो रही है, उनके तासुरात बयान करने में, क्योंकि मेरी फिक्र वहीं पर ठहरी हुई। तो मैं आज देखना चाह रही थी। अब मैं 2 दिन पहले गई हूँ, हमने को 6-7 घंटे का लियाकताबाद का विजिट किया, क्योंकि कैरेक्टर जो है उस एरिया को बिलोंग कर रहे हैं, उस एरिया को। तो वहाँ मैं गई, मुझे कैरेक्टर्स मिले, लोगों से बातचीत मैंने की, वहाँ देखा और कुछ नए कैरेक्टर्स मिले। तो अब वो कहानी मुकम्मल हो जाएगी। लोगों के रुझान बदलते देखे आप? बदलते हुए रुझान देखे, ज़बान और बयान में मैंने तब्दीली देखी और डील करने के तरीके में तब्दीली देखी। लोग किस तरह बात करते हैं, बहुत तब्दीली आई है यहाँ पे। वो पहली वाली बात नहीं, लोगों में काफ़ी शार्पनेस भी आई है बातचीत करने में। कस्टमर सर्विस उनका इम्प्रूव हुआ। इवन के लाल खेत की बात की, लियाकताबाद जो कस्टमर सर्विस उनका बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो ये चीज़ें मेरे इल्म में नहीं थी, मैं इससे मतलब इतने साल में नहीं आई, नहीं रही इन लोगों के दरमियान। फिर रिक्शा में बैठे, वो एक्सपीरियंस था, लोग कैसे गुजर रहे। अब मैं बता रही हूँ जैसे किरदार रिक्शा चला रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब कैसे चल रही है। वो ज़माना भूल गई जो था, मतलब वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल टोटली ब्रांड न्यू है। तो इंशाल्लाह जब मैं वापस जाऊंगी तो मेरी 3 कहानियाँ मुकम्मल हो जाएंगी। जो मैं उलझ गई थी तो वो गुत्थी अब सुलझ गई है। नहीं, इसका मकसद ये होगा कि आप की वतन से दूरी जो है वो जो आपको खटक रही थी कि हमारा माहौल, हमारा माशरा जो है वो तो बहुत पीछे है, हम यहाँ आकर देखते हैं तो ये तो बहुत एडवांस है। तो उसके बाद जो है ना, जब आप यहाँ आइए, यहाँ लोगों के रुझानात को देखा है और महसूस किया, तो आप समझते हैं कि ये सब उस ग्लोबल विलेज का जो ना किया धरा है कि जिसने आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस जो ना मामला पर ये
ग्लोबल विलेज का ही है कि तरक्की तो रुकी नहीं है पाकिस्तान में, लोगों के दिलों में, अज़हान में बहुत तब्दीली आई है। पाकिस्तान में भी तब्दीली आई नहीं, आ गई है अब तो, और उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा, मतलब कि जो दुनियावी लिहाज से है बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, तरक्की करेगा। और हमने पाकिस्तान को बढ़ते हुए देखा था और रुकते हुए बाहर के मुल्क से महसूस किया कि जहाँ एक जमूद सा आ गया था, सियासी जमूद भी कहिए उसे और सकाफती तौर पर भी जिसे कहना चाहिए, लेकिन जो ग्लोबल विलेज के तौर पे जो तरक्की आई तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, लोगों में तब्दीली आई है, लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल करना जानते हैं, आगे बढ़ने का गुण है। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तानी जो है ज़हीन कौम है कि आइडियाज़ इतने हैं कि शायद हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं जो बाहर रहते हैं। इस लिहाज से, तहरीरी लिहाज से भी बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। और मैं जो थी वहाँ पे रहने से, मतलब मैं पाकिस्तान से दूर हो गई थी, कुछ खौफ भी आ गया था कि लोगों से, क्योंकि डायरेक्ट इंट्रैक्शन नहीं होता था, फेस टू फेस जो था। इसका क्रेडिट मैं अपने शौहर को ही दूंगी, अनवर अली, क्योंकि वो मुझे ले गए, लोगों से मिलवा रहे हैं, हम जा रहे हैं बाहर। हम तो घर से गायब हो गए रिक्शा में जाने के लिए, बगैर बताए कि वो लोग परेशान थे कि कहाँ जा रहे हैं आप दोनों। मैंने कहा नहीं, हम लोग जाएंगे और हम घूम फिर के आते हैं। वो हम 6-7 घंटे घूमते फिरते रहे, तो देखा मैंने लोगों में बहुत तब्दीली आई है, लोगों के ज़हन में मतलब मॉडर्निज्म आया उनमें, और बालिगुल नज़री है, वसीउल क़ल्बी भी जिसे कहते हैं आई है। तो और ये तब्दीली आनी चाहिए, और ये ग्लोबल विलेज की वजह से। फिर फेसबुक है, आप नेटवर्किंग देखिए कितनी हो गई है। पिछले 10 साल में मैं पाकिस्तान को उससे बेहतर जानने लगी जितना मैंने यहाँ पर रहकर टाइम, मतलब कि जब मैं रही थी यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। मशरकियत में और मगरिबियत में खासा तज़ाद पाया जाता है जी। तो आप अपने कल्चर से जुड़े मानूस ज़्यादा है, तो वहाँ जाने के बाद आप क्या महसूस करती हैं कि वहाँ आप लोग फिट हैं उस माशरे में, या अपने आप को मिसफिट समझते हैं? देखिए, मिसफिट तो वो होता है कि जो ज़हनी तौर पे जिसको इब्लाग ना हो, या ज़हनी तौर पे पढ़ा लिखा ना हो। तालीम जो सिर्फ डिग्री से नहीं आती है, आपके नज़रियात, आपके अंदाज़े फ़िक्र से आती है। मिसफिट उस वक्त होते हैं कि हम उस सिस्टम में एब्जॉर्ब नहीं होते। वहाँ पे जो सिस्टम था हमसे पहले से ही था, हम इमिग्रेंट थे, हम गए थे, तो हमें उस सिस्टम में एब्जॉर्ब होना था। अब एब्जॉर्ब होने के लिए हमारी लिमिटेशंस थी, तो हमने उस लिमिटेशंस को मतलब बरकरार रखते हुए मॉडरेटली जाके उसमें एब्जॉर्ब हुए। अब मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करती हूँ, और मैं सीनियर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे जो फाइनेंशियल कंपनी में हूँ, तो मैं अपने एडवाइज़र का पूरा बिजनेस रन करती हूँ वहाँ पे। अगर मैं वहाँ एडजस्ट नहीं होती तो मिसफिट होती। उस सिस्टम को मैंने नहीं, मतलब कि मैंने एब्जॉर्ब किया कि सिस्टम ने मुझे किया। क्विक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसमें ज़हनी तौर पे या वसीउल क़ल्ब और वसीउल नज़र ना हो तो हम वहाँ पे मिसफिट हैं। लेकिन उस सिस्टम में एब्जॉर्ब, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज़ पढ़ती हूँ। उसी दौरानिए में हम सारे काम करते हैं। मैं स्कार्फ भी नहीं पहनती, हिजाब भी और अबाया भी नहीं पहनती, लेकिन मेरे जो रूल्स हैं मैंने उनको नहीं तोड़ा। बेसिकली मैं देसी लड़की हूँ जिसे कहना चाहिए, तो मैं देसी उसमें, लेकिन मैं वहीं के लिबास पहनती हूँ उसी तरह से, लेकिन मेरा जो वजूद है उसको मैं छुपाए रखती हूँ, उसको रिवीलिंग लिबास नहीं पहनती मैं तरक्की करते वहाँ तक पहुँची हूँ अपनी कंपनी में, मैं पार्टनर भी हूँ। तो इसका मतलब मैं मिसफिट नहीं थी। मिसफिट उसी वक्त होते हैं जब आप वसीउल क़ल्ब और वसीउल नज़र ना हो, तो फिर हम सर्वाइवल जॉब्स में चले जाते हैं, फिर हम एक छोटी सी कम्युनिटी में ही महदूद रह जाते हैं। तो मैं दोनों कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह फिट हूँ, और वहाँ पे लोग भी इसी तरह से हैं, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं। दोनों हमारे यहाँ पे ज़ोहरा ज़ुबैरी एक है, अंग्रेज़ी की शायरा हैं, और उर्दू में भी वो नज़में कहती हैं। उन्होंने बहुत काम किया है वहाँ पे, अंग्रेज़ी ड्रामे वो करती हैं और अच्छी जॉब करती हैं। उनका नाम दोनों उसमें, उर्दू में अंग्रेज़ी में दोनों में है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क़ल्बी तौर पे कहाँ हैं और ज़हनी तौर पे कहाँ हैं। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान कम्युनिटी जो है, तो वहाँ तो ख्याल ही किया जाता है कि लोग जो है वो
मशीनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं और बस काम काम काम, इसके अलावा कोई उनके ज़हनी आसूदगी के लिए और कोई नहीं होते ज़राए। वो लोग सिर्फ जना या तो जना उसमें कैसीनो में चले जाते हैं या बाहर में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका इंटरेक्शन क्या है, क्या वो अपनी सकाफत, अपने अदब और उससे जो है ना मोहब्बत रखती है और उसको जो है ना ग्रो करने में वहाँ पर भी कोशिश, या वो बिल्कुल अपने अपने मसाइल में उलझे हुए रहते हैं और कभी कभार जो है ना ऐसा कोई एक्टिविटी के तौर पर इकट्ठे हो गए पाकिस्तान डे या इस तरीके से। तो फिर बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि हम वहाँ पर बहैसियत कैनेडियन मुख्तलिफ स्केड्यूल्स में बटे हुए हैं, क्योंकि काम 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 पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म ने कहा था काम काम और काम, लेकिन सही मायनों में हम उसको इम्प्लीमेंट वही करते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए हमारी जॉब्स हैं, हमारा काम है, हम करके आते हैं। मेंटली हम लोग वहाँ पे मतलब कि मुतमईन है जब हम आते हैं कि हमारा ज़मीर, हमारा दिल मुतमईन है, हम काम करके आ रहे हैं, मेहनत से ईमानदारी के साथ काम करके आ रहे हैं। उसके बाद होता है एंटरटेनमेंट। वहाँ पे जो कैनेडियंस हैं उनका एंटरटेनमेंट भी होता है, इधर के वाइट कैनेडियन हो या हम ब्राउन कैनेडियन हो, जो भी हो, या एशियन हो। तो हमारे जैसे मेरी एक तंजीम है दबस्तान कनाडा के नाम से है, हम लोग मुशायरे और अदबी महाफिल करवाते हैं। अशफाक हुसैन वहाँ पर हैं जो पाकिस्तान के जिनको उनको तमगा इम्तियाज़ मिला हुआ है, और अशफाक साहब बहुत काम वहाँ पर कर रहे हैं उर्दू के लिए। हमारे यहाँ बड़े शोरा में इरफान सत्तार हैं, वहाँ पर रफ़ी रज़ा कनाडा से आए पैदा हुए, सीमा नकवी हैं, गुलनार आफरीन तो वहाँ पे अभी गई भी हैं। तो अच्छे बहुत अच्छे शोरा वहाँ पे, रशीद नदीम हैं, कमर जमील कमर है वहाँ पर, बहुत अच्छे शोरा हैं, अदीब हैं, नसर अफसाना निगार हैं, शकीला रफ़ीक वहाँ पर हैं। तो हम लोग काम कर, प्रोग्राम होते हैं, वैरायटी प्रोग्राम भी होते हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम भी होते हैं, अदबी मुज़ाकरे भी होते हैं, टीवी भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कैट टीवी है जो पाकिस्तानी ओनर हैं हलीमा सादिया हैं, और उनके शौहर ताहिर असलम गौरा यहीं से गए हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं ये। और भी टीवी स्टेशन वहाँ पर है, रावल टीवी भी है। तो उन्होंने कम्युनिटी में ऐसा है, लोगों ने मसरूफ़ रखा हुआ अपनी कम्युनिटी को, इधर वो से इधर प्रोग्राम में चले जाएंगे, मजहबी प्रोग्राम होते हैं, अदबी प्रोग्राम होते हैं। तो हर हफ्ते दो तीन प्रोग्राम होते हैं, तो लोग जाते हैं और भरपूर तौर पर उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जिसका जैसा माइंड है। तो उर्दू के मतलब उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए भी काम हो रहा है, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए भी काम हो रहा है। जो उर्दू में प्रोग्राम होते हैं नई नस्ल के लिए है कि आप उर्दू में जो प्रोग्राम करते हैं, अगर मैं जाती हूँ कहीं मैं निज़ामत करती हूँ तो उर्दू ही में करती हूँ। जहाँ मैं देखती हूँ कि नई नस्ल है तो सलीस उर्दू हो जाती है, अदबी प्रोग्राम है तो थोड़ी सी अच्छी उर्दू हो जाती है, जो हमें जिस तरह हमें उसको प्रेजेंट करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, उर्दू बोलने वाली कम्युनिटी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पर। अच्छा, ये तो आपने वहाँ का माहौल बताया कि वहाँ पर लोग जो ना अब भी अदब का रुझान रखते हैं और अदब से खासी उनसियत है और कोशिश करते हैं कि उस माहौल में भी उतरते हैं। वहाँ जब आप अपने प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तानी लिबास में शलवार कमीज में देखते हैं तो आप लोग क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। ये इस बात की ज़मानत है कि एशियन कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग वहाँ हो रही है। हमारा प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उसके दिल में हमारे पाकिस्तानियों के लिए या एशियंस के लिए बहुत मोहब्बत है। वो आता है वहाँ पे रक्स भी करता है और हमारी मस्जिद में जाता है, रोज़ा भी रखता है, बिरयानी भी बहुत शौक से खाता है। और कम्युनिटी में जब हमारे साथ आता है इंट्रैक्शन, मैंने खुद लिबरल में उसके साथ मतलब कि जब उसकी मुहिम चल रही थी इलेक्शन की, तो हम खुद उसमें शामिल थे और हम मतलब कि सामने हैं तो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे नामों को भी रिकग्नाइज करते हैं। और जब आते हैं हमारी कम्युनिटी में वो बहुत खुश होते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है यंग प्राइम मिनिस्टर है और वो समझता है कि जो हमारी एशियन कम्युनिटी है वो बैकबोन
साल की मेयर है बॉनी क्रमवी, वो देखिए कि हमारी मसाजिद में आती हैं, हमारे मिलाद की महफिलें होती हैं उसमें आती हैं, और बाकायदा उसी तरह से वो एहतराम से सर पे दुपट्टा लेकर उसी तरह का लिबास पहन कर आती हैं। तो ये बात बड़ी खुशाइन है। और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से इकरा वहाँ पर हैं जो मेंबर पार्लियामेंट आई हैं, सलमा जाहिर हैं जो आई हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी से आ रहे हैं, पार्टी लिबरल पार्टी में और दूसरी पार्टियों में भी काम कर रहे हैं। तो बड़ी खुशाइन बात है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तानी चेहरे, हमारी जो नई जनरेशन जो माइग्रेट करके भी गई और वहाँ पे जो पैदा हुई वो सियासत में, अदब के साथ साथ सियासत में भी नुमाया रोल अदा कर रहे हैं। अब वहाँ हमारे सरंजाम खान साहब सेनेटर हुआ करते थे, उनकी साहबजादी भी सुना है कि वहाँ पर सेनेटर है, सलमा अताउल्ला जान, जी हाँ, उनका भी बहुत मतलब कलीदी रोल है इस सिलसिले में, हमारे प्रोग्राम्स में आती, कम्युनिटी में बहुत सरगर्म है वो और बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है। और उन्होंने पाकिस्तान का नाम ऐसे पाकिस्तानी बुलंद किया अपनी कम्युनिटी में भी जो है। अच्छा, वहाँ पर तो आप लोगों को चूँकि वहाँ पर आप लोगों को शहरियत हासिल है, आप वहाँ बाकायदा अपना वोट का हक भी इस्तेमाल करते हैं, सियासत में भी होते हैं, तो जो पाकिस्तानियों के जो मसाइल होते हैं उनको आप लोग कैसे एड्रेस करते हैं, या पाकिस्तान में होने वाली जो परेशानियाँ होती हैं यहाँ पर कम्युनिटी को उस हवाले से जो वहाँ पर इंटरनेशनल तौर पर कुछ मसाइल खड़े होते हैं, जैसे वहाँ तौहीन रसालत का मामला कभी कभार खाकों के हवाले से आ जाता है, तो दूसरा आ जाता है और बहुत ही तुंद और तेज हमले किए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या महसूस करते हैं और आप वहाँ पर उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए और उसको प्रेशर को कम करने के लिए क्या तरीक़ेकार रखते हैं? देखिए, उसके लिए तो एहतजाज, खामोश एहतजाज होता है, बैनर्स और हम लेके जाते हैं, वो भी होते हैं, मुज़ाकरे भी होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, बाकायदा लोग आते हैं, हम लोग बातचीत उस बारे में करते हैं, कोई ना कोई रेजोल्यूशन उसका होता है, मतलब वो तो एहतजाज ही रिकॉर्ड कराना होता है ना, हल तो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन डिफरेंट कम्युनिटी मतलब डिफरेंट तंजीमें होती हैं, सब यकजा होकर आ जाती हैं, डाउनटाउन टोरंटो में जाके हम एहतजाज करते हैं, जैसे मिसिसागा का है तो मिसिसागा के जो लोग हैं वो उस वहाँ पे भी हमारा उनका जो डाउनटाउन है हमारा, वहाँ पर जाके हम स्क्वायर वन पे है, वहाँ पे एहतजाज होता है हमारा, खड़े होते हैं, बैनर्स लेते हैं, तो उसकी जो लोकल गवर्नमेंट के लोग होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर हैं या मेयर हैं, ये सब हमारे साथ ताउन करते हैं, उसके साथ तो हम अपना एहतजाज इस तरह से रिकॉर्ड करवाते हैं। हल तो नहीं कर सकते उस मामले को, लेकिन सजेशंस तो आती हैं, प्रेशर को आप रिलीज करते हैं, रिलीज भी करते हैं और प्रेशर भी डालते हैं इस तरह से कि भाई ये कम्युनिटी ऐसा नहीं है कि हम बेयार मददगार हैं, तो हम अपनी कम्युनिटी में जाके प्रेशर को हम बिल्ड करते हैं कि इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। अच्छा, मगरिब के बेशतर ममालिक में पाकिस्तानियों को इंडियन समझा जाता है, वो यही कहते हैं ये तो ऐसा है कि वहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो अपनी शनाख्त के हवाले से पहचाने जाते हैं कि ये पाकिस्तानी है, या उनको भी इंडियंस में काउंट नहीं, नहीं, बिल्कुल हम पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ऑलवेज, हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तानियों की तरह ही पहचाना जाता है। हमारे हिंदी और उर्दू का बोलने में तो एक ही ज़बान है, लेकिन हम अपने लिबास से, अपनी वज़ाक़त से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी जो उर्दू हम इस्तेमाल करते हैं उससे हम साफ पहचाने जाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, वहाँ पर चूँकि बहुत सारे पाकिस्तानी और ख़वातीन ख़ास तौर से जो ना वहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबों में, तिजारत में, सनतों में खासे नुमाया मकाम रखते हैं, तो आपने भी वहाँ पर वैसे तो प्रोफेशनल जो ना अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रखा है, तो वहाँ दफातर का जो माहौल होता है उसमें कैसे जो है एडजस्ट होते हैं और कैसे जो ना इंटरेक्शन होता है? मैं ये समझती हूँ शुरू में जब मैं गई थी तो मैंने सोचा था कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो,
لیکن میں سمجھتی ہوں ایک تو یہ فلیکسیبلٹی آپ کی کاؤنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے جو اہم چیز وہاں پر ہے، کوئی آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو ابیوز نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو ایک لفظ ایکسٹرا نہیں کہہ سکتا جب تک کہ آپ کی اجازت نہ ہو۔ ڈسکرمنیشن تو ہے، ہڈن ہے، لیکن جینڈر ڈسکرمنیشن ہے، ریلیجیس ڈسکرمنیشن ہے، ریس کا ڈسکرمنیشن ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم سب ایکول ہیں، ایکولی ہم کام کرتے ہیں، کسی کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کیا پہن کر آتے ہیں یا آپ نے کیا کیا ہوا ہے، آپ کا ریس کیا ہے، آپ کا جینڈر کیا ہے، آپ نے کیسے میک اپ کیا ہوا ہے، آپ کیسے بات کر رہے ہیں، جب تک کہ آپ کسی کو اجازت نہ دیں۔ تو الحمدللہ اس معاملے میں بہت سیف سوسائٹی ہے آپ کی، وہ مجھے کسی ایسے ڈسکرمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اور آفیسز میں بھی پاکستانی لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، پہلے جوائن عورتیں ہیں، میری جنریشن ہے، ہم لوگ کام کر رہے ہیں، پروفیشنلی گرو کر رہے ہیں، بینکس میں ہیں، مختلف سیکٹر ہیں، میڈیا کے سیکٹر ہیں، بہت لوگ ہیں وہاں جو کام کر رہے ہیں، اور ایسے کسی ڈسکرمنیشن کا یا تعصب کا سامنا نہیں ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہاں پر ہماری حل کرنے والے بیٹھے ہیں، کاؤنسلرز ہیں، آپ کی ہاٹ لائنز ہیں، آپ وہاں بات کر سکتے ہیں، تو اس کی سزائیں ہیں کافی، ٹرمینیشن بھی ہے اس معاملے میں اگر آپ ڈسکرمنیشن کرتے ہیں، آپ کے ایچ آر ہیں، آپ کے کاؤنسلرز ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں وہاں پر اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ آپ ایک لرنر ہو، آپ فلیکسیبل ہو کہ آپ چیزوں کو اکارڈنگلی، کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ سسٹم تو صدیوں سے وہاں پر ہے، تو ہم سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے، وہاں پہ سسٹم اس دوراہے پہ نہیں ہے جہاں پہ اسے چینج کیا جائے، ہم نئے گئے ہیں، ہم کو اس دھارے میں شامل ہونا ہے، ندی تو رواں ہے، وہ رکے گی نہیں، نیاگرا فالس تو ہے وہاں پر، بہ رہی ہے وہ، اس نے رکنا نہیں ہے ہمارے جانے سے، لیکن ہمیں ایڈجسٹ ہونا ہے وہاں جا کر، ادروائز ہم بہ جائیں گے، ہم نہیں رہیں گے وہاں پر۔ یہ بتائیے کہ وہاں ہر سوسائٹی میں جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں بری لوگ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں کرائمس کا جو ہے اس کی شرح کیا ہے؟ دیکھیے کرائمس تو ہر جگہ ہوتا ہے، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ نہ ہو، کچھ علاقے ہیں ایسے جہاں پر ہوتے ہیں، خاص طور پہ مطلب کرمنل مائنڈڈ تو کوئی نہیں نا، پارٹنر ان کرائم تو کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ مسلمان ہو، اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ پاکستانی ہو، ہر طرح سے گورے بھی ہیں، جمیکن بھی ہیں، اس میں انڈین پاکستانی بھی ہیں، چائنیز بھی، سب شامل ہیں، لیکن ان کی سزائیں بھی ہیں، تو ڈرتے ہیں، لیکن کرائمس تو ہوتے ہیں، آپ اسے روک نہیں سکتے، بہت ساری چیزیں ہیں، ریپس بھی ہیں، بچوں کے ریپس یہاں پہ ہم سنتے ہیں جس طرح سے وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن سزائیں ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں، پبلک میں لایا جاتا ہے ان لوگوں کو، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جو اس میں شامل ہے، ابیوز میں شامل ہے، ریپس میں شامل ہے، تو ان کو سزائیں ہوتی، یہاں جیسے آپ پاور لگا کے نکل آئے، ایسا نہیں ہوتا، تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی قانون ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ بات دیکھیں نا کہ ہمارا دین اسلام جو ہے ایک ضابطۂ حیات ہے، اب ہم اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، فنڈامنٹل جو ہوتے ہیں اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، لیکن اس دین کی ساری اچھی باتیں ان لوگوں نے اپنا لی ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں جس طرح آپ ٹریفک لائٹ ہے، اس کو یہاں پہ سگنل کہتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہے نا کہ آپ کو بھی کہے کہ آپ کا 4 ٹریفک ہے، یہاں سے جانے والے کو ٹریفک لائٹس کو ریڈ لائٹ کو کہ آپ رک جائیں گے، ادھر والا جائے گا، اس میں جب آپ اس ٹریفک لائٹ کو توڑیں گے وہاں پہ، تو ادھر وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کی تصویر بن جائے گی، یا پھر وہاں پہ کوئی پولیس ہے وہاں پہ جو آپ کو ٹکٹ دے گا، آپ نے ایک رول کو توڑا تو آپ کو ٹکٹ ملا، تو اگلی بار جب آپ جائیں گے تو آپ محتاط ہوں گے، آپ کے سب کانشیس میں ہوگا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جو بھی مذاہب ہیں ان میں بھی یہ نا، تو دین تو اسلام تو آخری مذہب آیا ہے، تو وہ تو پورا مطلب کمپلیٹ ذابطہ حیات ہے، تو اس میں یہی چیز ہے، آپ اس طرح سے کیوں نہیں دیکھتے کہ
साइन है, यहाँ पे आप रुक जाइए, सर्टेन लिमिट है। अगर आप इसे एक ट्रैफिक लाइट की मिसाल लेकर और फिर आप कुरान और इस्लाम को लेकर चलेंगे तो वही चीज़ होगी। तो क्राइम इस वजह से लोग खुलेआम करते हुए डरते हैं, या सज़ा जब मिल जाती है कि उनको पता है इसकी सज़ा है, तो रेशो उस तरह से नहीं है जैसे यहाँ पे खुलेआम क्राइम है। हम रात को 1 बजे भी मैं गाड़ी ड्राइव करके टोरंटो डाउनटाउन से मैं अपने सिसागा या ब्राम्पटन आती हूँ रात 1 बजे 2 बजे भी, तो मैं मुतमईन हूँ कि मुझे कोई नहीं, मतलब मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है, मैं अकेली ड्राइव करके आ रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा एक अकेली औरत का इतनी रात में सफ़र करना जो है। बच्चों को मैं छोड़ने जाती हूँ, टोरंटो डाउनटाउन रहते हैं, तो बस बैठे गपशप की, रात 1-1:30 बजे उठ रहे हैं, आराम से घर आए, सेफ्टी है वहाँ पर जो है। सज़ाएँ हैं क्राइम करने के, गलत काम करेंगे तो सज़ा है और सज़ा मिलेगी, आपको फेस करनी है सज़ा। अच्छा, उर्दू अदब में जदीद रुझानात जो है वो नमू पा रहे हैं, और पहले अफसाने खासे तवील हुआ करते थे, फिर मुख्तसर अफसानों का सिलसिला शुरू हुआ, सबरंग और दीगर डाइजेस्ट ने और फिक्शन की तरह आया हमारे यहाँ, और उसको भी जदीद अंदाज में पेश किया गया। अब उर्दू अदब में एक नई चीज वो आई है, वो है 100 लफ्जों की बात, यानी इंतहाई इख्तिसार के साथ। तो आप क्या समझती हैं, ये तरक्की है या तनज़्ज़ुली? ये तरक्की ही है, तनज़्ज़ुली तो नहीं कहूँगी, और ये इसमें महारत की ज़रूरत होती है। बुनियादी तौर पर मैं तो मुख्तसर अफसाना नवीस हूँ, तो मेरा बस चले तो मैं तो बहुत ही मुख्तसर लिखूँ। और जो सके मैं आपसे इस इंटरव्यू से पहले, बातचीत से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं मतलब कि नस्ल पारे लिखती हूँ, तो 3 लाइनों का नस्ल पारा है, लेकिन मेरी मुकम्मल कहानी है। मैं कहती हूँ कि उसका उन्वान मैंने रखा था दुख, कि हिजरत का फैसला क्या किया मैंने, हिजरत का फैसला क्या किया मैंने, माँ के घर के साथ साथ बहने के हिस्सों में बढ़ गए। क्या ये मुकम्मल कहानी नहीं है? बिलाशुबा 3 लाइनें हैं, तो ये तो एक फन है, क्योंकि लिखने वाले के पास में वो हुनर होना चाहिए कि वो 5 लाइन दे सके 100 लफ्जों में, 3 या 4 लफ्जों का जुमला बना के 5 लाइन उसमें आ जाए, तो ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो आप ये समझती हैं कि इस हवाले से जो काम हो रहा है वो बेहतर हो रहा है, और मुस्तक़बिल तारीख में इसका भी एक खास मकाम, इसका यकीनन एक खास मकाम होगा, लेकिन अपना तवील अफसाने नॉवल का अपना मकाम है, लेकिन आप देखिए कि हम जिंदगी में कितना मसरूफ होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी अब फुल टाइम जॉब और पार्ट टाइम जॉब का भी कॉन्सेप्ट मतलब पासा कॉमन हो गया है, जो कि बाहर के ममालिक में था। तो अब उसमें आप बताइए कि नॉवल पढ़ने के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए, तभी अफसाना पढ़ने के लिए भी, तो उसमें छोटी छोटी कहानियाँ भी, और ये उन इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए है कि हमारी आम पब्लिक में भी वो लोग जो अपनी फिक्र को जिंदा जावेद रखते हैं, जो सोचते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई ऐसा इंटेलेक्चुअल टाइप का कहीं ना कहीं इंसान है, तो वो उनके लिए बहुत यानी कि उनको लुत्फ ज़्यादा देती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कॉमन लोगों के, एक आम पब्लिक के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें खास लोगों के लिए होती है, कुछ चीज़ें खास और ख़ास लोगों के लिए होती हैं, तो ये उसमें बढ़ गया जाके जो है ना। अब नॉवलेट एक होम मेकर है, जैसे यहाँ पर हाउस वाइफ कहा जाता है, होम मेकर के लिए तो बहुत अच्छा है, उसने एक नॉवलेट शुरू किया, ये नॉवल है, तो वो मतलब कि रात में या दिन में जब जब वो फारिग होगी वो पढ़ेगी। लेकिन एक खातून जो नौकरी कर रही हैं, घर आ रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, और उनको पढ़ने का भी शौक़ है, तो उनके लिए मुख्तसर अफसाना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर जब उससे वो कुछ सीखती हैं, उनकी वोकैबुलरी बढ़ती है, उनकी मतलब फिक्री जो सलाहियतें वो जाती हैं,
अगर वो 100 लफ्ज़ों की कहानी पढ़ेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, ये आपने चूँकि अपने तहरीर का आगाज़ ख़वातीन के आलमी साल के हवाले से किया था और उसके बाद जो है फिर आप मुख्तलिफ शोबों में, तो बुनियादी तौर पर आपकी तहरीर और आपके अफसानों में जो है क्या आप उजागर करने की कोशिश करती हैं? मसाइल को, किरदारों को या सोसाइटी को? मेरे जो कहानियाँ हैं या नसरी नज़्में नसर पारे भी हैं, दोनों चीज़ों में ये है कि मैं रियलिस्टिक लिखने वालों में से हूँ। मैं अपने माशरे से ही किरदार मुंतखब करती हूँ। कहानी भी हमारे माशरे की है और माशरा तो माशरा है। तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि हम अपने माशरे की बुराइयों ही को उजागर करें, बल्कि बुराइयों के साथ सलूशन भी हो, अच्छी चीज़ें भी उसके साथ में हो। तो मैं अपने माशरे से ही जो मसाइल हैं उनको लिया, किरदार भी वहीं से डेवलप किए और कहानी भी वही है कि पहले तो कहानी होनी चाहिए, उनको लेके उसका हल भी दिया, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही को उजागर किया उसमें। तो उससे ये होता है कि पढ़ने वाले को फिर उसके फिक्र को एक थोड़ा सा इनिशिएटिव मिलता है कि अच्छा अगर ये, और मेरी कहानियाँ ऐसी हैं कि पढ़ने वाले कहते हैं कि आपने हमारी कहानी लिख दी है, तो उसको एक हल भी मिल जाता है साथ में। फिर वो सोचता है कि इस हल के अलावा भी हल हो सकता है। तो ऐसी कहानियों को मैं लेकर चलती हूँ, हमारे माशरे की हूँ। अच्छा, मकसद ये कि आपने माशरे से जो ना मामलात को जो ना उजागर करना है, लेकिन ये स्पेशली आपका ये नहीं है कि जैसे पहले हुआ करता था कि ख़वातीन के अफसानों में मोहब्बत का एक उनसर होता था और एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी और उसका जो है कभी मिलाप हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, या फिर जो है फिर जदीदियत में आगे बढ़े तो फिर सास और बहू के जो कज़िए थे वो, और फिर चौराहे में आंटी कूदती थी, फिर वो सिलसिला होता था। तो क्या आप एक्चुअली मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था, रोमांटिक लिखने वालों में से मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने रियलिस्टिक कहा। और मेरी किसी अफसाने में कोई हीरोइन खौफ से पीली, शर्म से सुर्ख से और या खौफ से नीली, ऐसा नीले पीले रंग नहीं थे, लेकिन कौस और कुज़रत उसमें थी, उसमें कि जो रंग थे, ज़िंदगी के रंग हैं भी, थे भी। तो देखिए, मैं माशरे में रहती हूँ और आंखें खोल कर जिंदा हूँ मैं। अब इस माशरे में हूँ हम या खरीद माशरे में हूँ, माशरती मसाइल हर जगह होते हैं, उसमें रंग और नस्ल की तफरीक नहीं होती। और मैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हूँ कि मैं औरतों की लिखने वाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ लिखाई, मैं ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग की हूँ कि ये मर्दों का है शोबा, ये औरतों का शोबा है, मैं इसके कायल नहीं हूँ। कभी भी मैंने उसका औरत होने का बेनिफिट ना काम में लिया ना लिखने में लिया, मैंने सिर्फ एक इंसान की तरह लिखना शुरू किया। तो आप सोच लें कि तहरीर कैसी होगी। अच्छा, बानो आपा, रज़िया भट्ट और कुर्रतुल ऐन हैदर, ये मुख्तलिफ सोच और फिक्र की थी और इनका अपना एक मिजाज था और इनके बड़े ज़ख़ीम किस्म के नावल हुआ करते थे और उन पर फिर बाद में फिल्में भी बनी, जैसे सायका आ गई और अंदरीब आ गई और दीगर मामला। तो ऐसी कहानियाँ क्या आज भी मौजूद हैं या अब जदीद दौर के जदीद तकासुर से हमांग हो गया है अदब भी? और देखिए, ऐसा बहुत अहम सवाल है ये, और मैं आपसे यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि रज़िया भट्ट, असमत आपा का इंटरव्यू किया था मैंने जब वो पाकिस्तान आई थी, असमत चुगताई आपा और कुर्रतुल हैदर, इनकी दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस हैं। रज़िया भट्ट ने लड़कियों को ख्वाब दिए, असमत चुगताई ने और कुर्रतुल हैदर ने हकीकतें बतलाई कि ज़िंदगी की तल्ख़ हक़ाइक़ क्या है। तो टोटली दो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं।
میں نے ڈائجسٹ سے لکھنا ضرور شروع کیا، لیکن میرے لکھنے کا انداز وہ نہیں تھا جو عام طور پہ ڈائجسٹوں میں لکھنے والوں کا ہوتا ہے، رومانٹک اور لڑکیوں کو ڈے ڈریمنگ کی آپ سچویشن دے دیتے ہیں، وہ چیز نہیں ہے۔ رضیہ بٹ نے لکھا، بہت اچھا لکھا، ان کا ایک مقام ہے خواتین کے ادب میں، اور ڈے ڈریمنگ جو انہوں نے دی ہے، انہوں نے بہت بڑی قسم کی دی، فلمیں اس پہ بنی، بالکل صحیح ہے، مسائل اب بھی ہیں، سینیریو اب بھی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس لحاظ سے تبدیلیاں بہت آئی ہیں، رومانس اب بھی ہے لیکن رومانس کا طریقہ بدل گیا، کیونکہ اور لڑکی اور لڑکا دونوں کام کر رہے ہیں، دونوں ڈفرینٹ اسکیجول میں ہیں، اور یہاں پہ جو ہے جو میں دیکھ رہی ہوں پاکستان میں کہ جو مڈل کلاس کا بہت عرصہ ہوا کہ وینش ہو چکا ہے، اپر کلاس رہ گیا، لوور کلاس رہ گیا، وہی لوور کلاس جو مڈل کلاس تھا وہ لوور کلاس سے تھوڑا سا باہر آ گیا ہے، لیکن لڑکیاں بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ اس میں سے نکل رہی ہیں، لڑکے بھی جو ہیں جاب کر رہے ہیں، تو ان کا رومانس اب وہ نہیں رہا کہ باغوں میں گانے گائیں، یہ کریں، وہ جاب کو ڈسکس کرتے ہیں، آنے والے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں، آنے والی زندگی کو کہ ہمیں گھر بنانا ہے، گھر بک کروا لو، اپارٹمنٹ بک کرا لو، زمین بک کرا لو، مطلب یہ اس ٹائپ کی چیزیں آ گئی۔ پہلے چیزیں ہوتی تھی کہ شادی ہوگی، جویلری بنے گی، یہ ہوگا، دلہن ہے، وہ گھونگھٹ نکالے گا، وہ گھونگھٹ کے زمانے چلے گئے، مسائل تو ہیں، اگر لکھنے والے جو لکھنے اس طرح بھی لکھیں گے، لیکن تبدیلی آئی ہے، سوچنے میں تبدیلی آئی ہے، نئے لکھنے والوں کے انداز بیان میں، انداز فکر میں اور گفتگو میں بھی جب بنائیں گے تو بہت تبدیلی آ چکی ہے۔ اچھا، پہلے جو ہے نا رائٹر چاہے وہ خواتین ہو یا حضرات ہوں، اپنے افسانوں میں، اپنے ناولوں میں خاتون کو ستم رسیدہ، مجبور، بے بس، لاچار اور دکھی بنا کر پیش کیا کرتے تھے، جبکہ آج کی خاتون جو ہے وہ تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے اور وہ دکھی کر دیتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گی اور میں یہ بات کہوں گی کہ ایسا نہیں، ہم ون سائیڈڈ اسٹوری سنتے ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہم کانوں پہ بھی کچے ہیں، ہم سن لیتے ہیں اس پہ یقین بھی کرتے ہیں، جبکہ ون سائیڈڈ اسٹوری پہ نہیں یقین کرنا چاہیے، اور صرف خاتون ہی مظلوم نہیں، مرد بھی ہیں اس میں، کیونکہ ہاتھ مرد پہ ہی نہیں اٹھتا، عورت پہ بھی اٹھتا ہے، اور یہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی ہے، دونوں اس میں برابر کی شامل ہے، اور میری کہانیوں میں یہی چیز ہے کہ وہی جینڈر کی تفریق نہیں، جو مظلوم ہے اس کو وہی بتایا جائے گا، جو کہانی کی ڈیمانڈ ہے اسی کے حساب سے کیریکٹر اسٹیبلش کیا جائے گا، کہ اگر میں عورت کو مظلوم بنا کے میں کیا مطلب میں سمجھتی ہوں، اگر میرے ساتھ کہیں پر زیادتی ہوئی ہے، اگر میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو میری غلطی تھی فرسٹ پلیس پہ کہ میں نے کیوں زیادتی کو ایکسیپٹ کیا، میں کیوں ابیوز ہوئی، لیکن ایک وقت آتا ہے غلام اپنی زنجیریں توڑ دیتا ہے، میری زندگی میں ذاتی طور پہ ایسا ہوا اور میں نے وہ زنجیریں توڑی، یہ ظلم ایک حد تک سہا جاتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کب تک میں اس معاشرے میں رہ رہی ہوں، میں ارننگ پرسن ہوں، میں مطلب کہ میں آفس میں جاتی ہوں، میری پوزیشن کچھ اور ہے، میرے گھر میں کچھ اور ہے، میں 26 سال شادی شدہ زندگی میں رہی اور بہت ابیوز ہوئی، میں 26 سال بعد میں نے سوچا کہ ابھی ابیوز مجھے نہیں سہنا چاہیے، 10 سال پہلے میں نے ان کو کہا بائبل چاہ لی، بس میرے پاس یہی تھا، لیکن جب مطلب کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں بھی جب وہ تھا کہ ٹیک فار ٹیک وہ چیز آ گئی، تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے ہی سارے ابیوز سہے، ایک وقت آیا کہ میں بھی ابیوز کرنے لگی، جس دن میں ابیوز کرنے لگی تو میں نے سوچا کہ مجھے اس میں اب اس ریلیشن میں نہیں رہنا ہے، کیونکہ یہ براڈن ہو چکا ہے، میں وہاں سے ہر گئی کہ اس کے بنائے فساد جب ہو گیا، ہم زمین پہ سکون سے نہیں رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی زمین سے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو تھا ڈیورس جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن اس سے اس لیے گزرنا پڑا کہ ہم زمین پہ بہت بنائے فساد تھے تو الگ ہونا پڑا۔ ایسی صورت میں پھر وہ جو اولاد ہوتی ہے کیا تقسیم نہیں ہو جاتی دو بالکل تقسیم ہو جاتی حصوں میں؟ لیکن آپ یہ بتائیے جب آپ اس ڈیوریشن میں چل رہے ہیں، میں
इत्तेफाक राय के साथ साथ इख्तलाफ राय बहुत ज़्यादा था। उसमें हमारे बच्चे तो पहले ही बढ़ गए उसमें। फिर जब हम क्लीन माशरे में गए तो उन्होंने वहाँ जो फ्रीडम देखी कि जो मेरे एक्स थे वॉरेवर मतलब जो भी सिचुएशन थी वो जब कमजोर थे उन्होंने बच्चों को आज़ादी दी। मैं उनको चाहती थी कि थोड़ा सा हम पीछे रहें, हम अपनी सकाफत के साथ रहें। तो वो तो भी ये था कि जो मजबूत था बच्चों को वो जो आज़ादी मिली, क्योंकि बच्चों ने उनकी कमजोरी पकड़ ली थी तो उन्होंने वो आज़ादी मिली, बच्चों को आज़ादी ज़्यादा अच्छी लगी। आज वो रियलाइज करते हैं कि जो मैं कहती थी वो दुरुस्त था। अगर हम रुक जाते मतलब बच्चों खुद रियलाइज करते हैं कि हम छोटे थे और आज़ादी बहुत बड़ी थी, उम्र में भी हर लिहाज से आज़ादी बहुत बड़ी थी और उसको हैंडल नहीं कर पाए तो फिर शुरू हो गए उनके साथ में। आज कहते हैं कि आपकी बात सुननी चाहिए थी। तो मैं तो अपना ही एक्सपीरियंस बताऊंगी उसमें कि बच्चों को बढ़ गए उसमें जो है, लेकिन एडल्ट हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, जैसे हैं अपने अपने रास्ते हमवार करते चले जा रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि रही ठोकरें खाने नहीं देता, डरता है कि रास्ता हमवार ना हो जाए। तो जब ठोकरें खाएंगे तो अपना रास्ता खुद ही हमवार होगा। अच्छा, आपने मुख्तलिफ शख्सियात को इंटरव्यू भी किया, उसमें कैफी आदमी भी हैं, सरदार जाफरी भी हैं और बदर साहब भी हैं, बशीर बदर साहब हैं, बहुत सारे खुमार बाराबंकी साहब का किया था, महमूद सईदी साहब थे। तो आप क्या समझते हैं आपका यादगार इंटरव्यू जो है कौन सा था? मेरा यादगार इंटरव्यू कई यादगार इंटरव्यूज हैं इसमें। अगर भी लिहाज से देखा जाए तो अली सरदार जाफरी का था, प्रोफेसर आले अहमद सुरूर का था, महमूद सईदी के साथ साथ खुमार बाराबंकी का बहुत खूबसूरत इंटरव्यू था। इसके अलावा हम यहाँ देखें तो डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा सिद्दीकी और खासतौर पर डॉक्टर असरार अहमद का इंटरव्यू बहुत यादगार इंटरव्यू था, इस लिहाज से कि वो किसी तरह खातून को इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैंने उनको चिट भेजी थी, हाजिरी में मैं थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा भी तो हो सकता है कि मैं बेहतर पॉइंट कोई आपका लिख लूँ और लिखूँ। तो उस पर फिर उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और उन्होंने BBC से जिक्र भी किया था कि एक बच्ची ने इंटरव्यू किया है और बहुत अच्छा और यादगार जिसे कहते और सही मायने जो उन्होंने कहा उसको मैंने मसक नहीं किया, उसी तरह पेश किया। उसके अलावा जब मैं अबू धाबी में थी तो मैंने एक डायना का इंटरव्यू किया था, वो बहुत यादगार इंटरव्यूज में से है। और क्वीन एलिज़ाबेथ का किया था और के सदर थे हस्नी मुबारक का मैंने किया था। तो ये इंटरव्यूज बड़े यादगार इंटरव्यूज है मेरे। बेनज़ीर भुट्टो का किया था इंटरव्यू। तो ये ऐसे इंटरव्यूज हैं जिन्हें मैं हमेशा याद रख सकती हूँ और रखूँगी। अच्छा, ये तो खैर हो गया आपके ज़ाती ज़िंदगी के पहलू खासे उजागर हो गए और ये भी हो गया। अभी के ये है कि आप चूँकि नस्ल के साथ साथ नाज़िम के हवाले से भी अपने आप को थोड़ा सा करते हैं, तो कोई चंद अशार जो है अपने। मैं एक आपको नज़ीम सुना देती हूँ, इसका उन्वान है बेखुदी। वफूरे शौक से दरियाए दिल की मौजों ने, वफूरे शौक से दरियाए दिल की मौजों ने जबीन पे रख के उम्मीद विसाल के मोती, वो बेखुदी जो मेरी चाहतों का हासिल है, वो बेखुदी जो मेरी चाहतों का हासिल है, उसी में रस्ते हिनारी से रोशनी लेकर, वो बेखुदी जो मेरी चाहतों का हासिल है, उसी ने दस्ते हिनारी से रोशनी लेकर गुलाब रंग किए फिर से आईने दिल के। किसी महकती हुई रोज शब की रानी ने सजा के नूरो सुरूरो जमाल का कौसर, ध्यान ज्ञान में तेरे
ध्यान में तेरे वजूद को रखकर ख्यालों ख्वाब में फिर से तुझे पुकारा है। वाह, शुक्रिया। अच्छा, फातिमा ज़हरा जबी जो है वो अपने पाकिस्तानी हमअसरों को और पाकिस्तान में मौजूदा नस्ल को क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। ये तो एक ऐसा है जो हमेशा से हर कोई देता है, लेकिन वाकई मैं कहती हूँ कि हम जिंदगी एक मुख्तसर दौरानिया है। इसमें इसको नफरतों में गुजारने की बजाय हमें मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत का दौरानिया बहुत छोटा है। मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत बांटते हुए गुजरिए। आपका जो दीन है, दीन भी मोहब्बत का सबक देता है, हमारा माशरा भी मोहब्बत का सबक देता है। मुतालिया कीजिए, नई नस्ल के लिए ख़ास तौर पर मैं कहूँगी, अगर जो लिखाई है वो पढ़ें, क्योंकि जो जब तक वो पुराने नहीं पढ़ेंगे, असातिज़ा को नहीं पढ़ेंगे, चाहे शायरी हो चाहे अफसाना हो, वो उनकी फिक्र में इर्तिक़ा नहीं आएगा, नुदरत नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं। और मैं हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, जब भी मुझसे कोई भी कुछ पूछता है जो मेरे इख्तियार में है मैं बताती हूँ। तो आप भी अपने इख्तियार को बेइख्तियार ना होने दें, इस्तेमाल कीजिए, सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। फातिमा ज़हरा जबी, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और इत्तफाक ये है कि अब हमारे पास भी जो वक्त जो है प्रोग्राम का दौरानिया इख्तिताम को पहुंच रहा है, तो आपने हमारे प्रोग्राम में शरीक हमारा मान बढ़ाए। हम तवक्को करें कि आइंदा भी आप इसी तरीके से जब भी मौका मिले आपको हमारे साथ अपने उन तजर्बात को शेयर करेंगी जो आप बैरून मुल्क महसूस करती हैं और जिनका आपको सामना है। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम भी मुख्तसर दौरानिया का है, लिहाजा आपसे भी मैं कहूँगी मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाते रहिए। मोहब्बत में ही अदालत है और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। मोहब्बत, मेहनत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। फातिमा ज़हरा जबी हमारे आज के प्रोग्राम की मेहमान थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ नशे व अफराज पर जिस तरीके से गुफ्तगू की और आज के अदीब के नाम जो पैगाम दिया कि मोहब्बतों को उजागर कीजिए, मोहब्बतों को फैलाइए, हम इस पैगाम के साथ ही आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहते हैं। फी अमान अल्लाह।